नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं श्रीमती मनीषा गौर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ी, भोपाल से। आज हम रसायन भाग 2 से इकाई 12 में कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग कई जगह करते हैं। कुछ के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है विनेगर। विनेगर के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। यह विनेगर या एसिटिक एसिड कई जगह उपयोग किया जाता है, जैसे हार्ड वाटर के कारण जो सरफेस पे दाग लग जाते हैं उनको साफ करने में, बर्तन को साफ करने में और कपड़ों में लगे हुए दागों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग आज के समय में इसका किया जाता है चाइनीज खाने में। सभी बच्चे जो चाइनीज खाते हैं उनको पता होगा कि विनेगर का उपयोग हम कहां करते हैं, चाइनीज खाने में करते हैं। ये है एस्पिरिन। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक डेरिवेटिव है। इसका उपयोग हम स्वेलिंग को कम करने में, दर्द को कम करने में और ब्लड को पतला करने में, यदि इसकी मात्रा कम ली जाए तो हम उसका उपयोग ब्लड को पतला करने में करते हैं। यह है सिट्रिक एसिड। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल क्या कार्य करता है? सिट्रिक अम्ल कार्य करता है हमारा कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी टिश्यूज रहते हैं उनको डेवलप करने का कार्य और साथ ही उनको रिपेयर करने का कार्य भी करता है। और सबसे ज्यादा कार्य ये करता है हमारा सिट्रिक एसिड, वो करता है जख्म को भरने का कार्य। ठीक है ना? क्या करने का करता है? जख्म को भरने का कार्य करता है। ये कोकोनट के अंदर पाया जाता है कैप्रिलिक। फिर हरी सब्जियों में पालक। कई बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, पर कुछ बच्चे पसंद करते हैं। जो पालक खाते हैं उनको पता होगा कि पालक के अंदर पाया जाता है आयरन। सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है और इसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड वहां क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? ऑक्जेलिक एसिड हमारे स्किन एवं हेयर दोनों को हेल्दी रखने का कार्य करता है और अस्थमा एंड कैंसर प्रिवेंशन का काम भी करता है। टमाटर के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी से भरपूर जितने भी फ्रूट होते हैं उनको खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या काम करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सभी अम्लों के बीच में ये बॉडी बिल्डअप का क्या काम? तो ध्यान से समझिएगा इसको कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी एक्सरसाइज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब हमारे शरीर की मसल्स में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। तो ज्यादा एक्सरसाइज से मसल्स में दर्द होना यानी लैक्टिक एसिड उत्पन्न होने के कारण होता है। ये तो थे कुछ उदाहरण आपके, जो कि हम दैनिक जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें कहां कहां कौन सा अम्ल पाया जाता है। बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोनिल तथा हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बना होता है।
कार्बोक्सिलिक समूह, यानी ये देखिएगा RCOOH, ये क्या है? ये हमारा है कार्बोक्सिलिक समूह। ये किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O और OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बना हुआ है। इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकृत यौगिक भी मानते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से? जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। जैसे मेथेन, मेथेन का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिथाइल अल्कोहल मिलता है। और मिथाइल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या मिलेगा बेटा? फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा आप। अब हम इनके नामांकन की विधियों का अध्ययन करेंगे। नामांकन की दो विधियां, जिनमें से प्रथम विधि है हमारी सामान्य विधि। इस विधि के अनुसार यौगिकों का नामांकन उनके स्रोत, प्राप्ति स्रोत, यानी उनको कहां से प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर रखा गया है। जैसे हमारा ये पहला दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम फॉर्मूलस से प्राप्त करते हैं। फॉर्मूलस कहां होता है? चीटी के अंदर फॉर्मूलस। सेकंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें मिला है एसीटम से, और एसीटम कहां है? विनेगर में, यानी सिरके में। तीसरा है हमारा ब्यूटेरिक अम्ल, जो कि हमें मिला है मक्खन को लैटिन में हम बाइटरम कहते हैं, यानी बटर से प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ ब्यूटेरिक एसिड। कैप्रेलिक एसिड आपको मालूम है कहां पाया जाता है? कोकोनट में पाया जाता है। और कोकोनट को क्या कहते हैं? कैपर कहते हैं, जिससे हमने इसका नाम है कैप्रेलिक अम्ल। फिर है सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनम प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टम जिसका अर्थ होता है दूध में पाया जाने वाला अम्ल, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी पद्धति के बारे में। तो आईयूपीएसी पद्धति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्केन का कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न होता है, जिसे एल्केन के अंतिम अक्षर ई का विस्थापन हम ओइक से करते हैं। देखिएगा, पहला हमारा है जैसे फॉर्मिक एसिड। इसमें हम ई का विस्थापन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनोइक बन जाएगा। एसिडिक अम्ल से क्या बनेगा? एथेनोइक। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक। ब्यूटेरिक से ब्यूटेनाइक। कैप्रिलिक से प्रोपेन डाइओइक एसिड। सक्सिनिक अम्ल से ब्यूटेन डाइओइक एसिड। और लैक्टिक अम्ल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यानी जितने भी हमारे एल्केन से प्राप्त किए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उनमें हम ई का विस्थापन ओइक से करते हैं। देखिए सब में ओइक लगा हुआ है, मेथेनोइक, एथेनोइक, ब्यूटेनोइक। ध्यान रखिएगा जब इनके आप आईयूपीएसी नाम लिखें। अब इनके हम वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए आपको यहां दिख रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें एक COOH समूह पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई किसे कहते हैं? जिनमें COOH 2 पाए जाते हैं, उन्हें हम डाई कहते हैं। और जिनमें COOH 3 पाए जाते हैं, उसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण की बात करते हैं। मोनो के उदाहरण फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक के कौन कौन से उदाहरण है? ऑक्जेलिक एसिड और मैलोनिक एसिड। देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा ना 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ट्राई,
ट्राई में हम उदाहरण लेंगे सिट्रिक एसिड, जिसके अंदर 3, देखिए 1, 2 और 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे अम्लों के नाम बताए जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल थे। अब कुछ मैं आपको डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को बताऊं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है आपको बताने की, जिसके आधार पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। OMSGAP। यदि आप इनको इस तरीके से याद करें तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओ माई सच गॉड एप्पल पाई। ओ का मतलब होता है ऑक्सिलिक। ऑक्सिलिक का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, क्या होता है, COOH। अब जब ऑक्सिलिक में हम एक CH2 जोड़ देते हैं, यानी M, मेलोनिक, एक CH2 जुड़ जाता है। फिर हम यदि एक और CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाता है, सक्सिनिक एसिड, यानी S। फिर है G, एक और CH2 जोड़ देते हैं हम, तीसरा, तो क्या बन जाता है, ग्लूटेरिक एसिड। एक और CH2 जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, एडिपिक एसिड। और इसमें एक और CH2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पल्मिटिक एसिड। तो ये सारे के सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। उनको याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है OMSGAP, जिससे आप आसानी से उनको याद रख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हमारी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके अंदर हमारी जो पहली समावयवता पाई जाती है वो है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा आप, कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन होता है। उदाहरण दिया हुआ है C5H10O2। अब इसके कितने समावयवी बन सकते हैं श्रृंखला समावयवता के अंतर्गत, तो देखिए पहला दिया है पेंटेनोइक एसिड, दूसरा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तीसरा 3-मिथाइल ब्यूटेनाइक एसिड। तीनों में देखिएगा इनका अणुसूत्र तो एक ही है, लेकिन इनकी श्रृंखला में परिवर्तन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। दूसरा हमारा है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता किसे कहते हैं, जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। देखिए उदाहरण दिया हुआ है यहां पर C4H8O2। इसके कितने समावयवी बन सकते हैं क्रियात्मक समावयवता के आधार पर, तो देखिए पहला है ब्यूटेनोइक एसिड, मिथाइल प्रोपियोनेट, इथाइल एथियोनेट। ठीक है, अब है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता क्या होती है, स्थान समावयवता एरोमेटिक यौगिकों में पाई जाती है। इसमें बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित समूह की स्थिति के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। ये हमारी है बेंजीन रिंग, यानी बेंजोइक एसिड है, ये COOH लगा हुआ है, इसमें प्रतिस्थापी समूह ये लगा हुआ है। जब इसकी स्थिति में परिवर्तन आता जाएगा तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, ये स्थान समावयवता। तो देखिए ये अभी 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। जब ये 3 पोजीशन पे लग जाता है तो क्या होता है, 3-मिथाइल बेंजोइक एसिड।
जब यही 4 पोजीशन पे लग जाता है तो हम उसको कहते हैं 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, और जब ये इसी के साथ आके जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना किस प्रकार की होती है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिल कार्बन से संयुक्त सभी आवंद एक ही तल में होते हैं तथा एक दूसरे से 120 के कोण द्वारा विलगित रहते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। देखिए ऐसा संरचनाएं दी है इसकी, ये सारी अनुनादी संरचनाएं हैं। ये हमारा है कार्बोक्सिल समूह, ठीक है ना। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, O नेगेटिव C पॉजिटिव, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विधि है हमारी प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, तब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। जब हमने इसका ऑक्सीकरण किया अम्लीय KMnO4 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, तब ये क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। और जब हम इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऐसी एक और उदाहरण देखिए, एथेनॉल। एथेनॉल की को जब हम ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर आपको 2-3 दिख रहे होंगे, K2Cr2O7 और H2SO4, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाएगा ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल का एथेनल बनेगा। और जब एथेनल का हम ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा एथेनोइक एसिड। ये तो थी हमारी प्राथमिक अल्कोहल से। अब हम बात करें द्वितीयक अल्कोहल यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी हम इन्हीं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनेगा, पहले एसीटोन बनेगा, और जब हम एसीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जब हम प्राथमिक अल्कोहल का करते हैं तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा या मेथेनोइक एसिड बनेगा, और जब हम द्वितीयक अल्कोहल का करते हैं तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों का ही निर्माण होगा। एक और उदाहरण, सभी हमने एलिफेटिक पढ़े थे, अब हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में मैंने लिया है यहां पर बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो सबसे पहले बनेगा बेंजाल्डिहाइड। ये देखिएगा, ये क्या बना, बेंजाल्डिहाइड। और जब हम बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। मतलब किसी भी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है, यदि हम प्रबल रहता है उसकी उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें अम्ल मिलता है, चाहे वो प्राथमिक अल्कोहल हो, चाहे वो द्वितीयक अल्कोहल हो, चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें एसिड मिलेगा। दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे वो है एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीन से क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से
विरचित किए जा सकते हैं। कैसे? वैसे तो हमने ये अभिक्रिया 11th में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है, तो थोड़ा सा आज हम रिवीजन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग पर प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल ग्रुप यदि लगा हो, कौन कौन सा? प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल ग्रुप लगा हो तो अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बेंजीन रिंग पर तट ब्यूटाइल ग्रुप यदि लगा है तो अभिक्रिया नहीं होगी। ध्यान रखना आप लोग कि यदि बेंजीन रिंग पर प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल ग्रुप लगा है तो अभिक्रिया आराम से हो जाएगी, लेकिन तृतीयक ग्रुप लगा होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तृतीयक में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता। तो यह अभिक्रिया किस पे रुक रही है कि कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो प्राथमिक में भी होता है और द्वितीयक एल्किल में भी मिल जाएगा, लेकिन तृतीयक में उसको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं हम यहां टाइलून की क्रिया जब हम KMnO4 की उपस्थिति में करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। और ये इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का जब हम अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? बेंजोइक अम्ल। क्योंकि इस क्रिया को हम कहां करें? अम्लीय माध्यम में करें। तो ये पूरी प्रोसेस 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में क्या होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और दूसरी स्टेप में वह अम्ल का निर्माण करता है। अब यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बेंजीन रिंग से जो साइड चेन लगी हुई है, यह साइड चेन क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है? अम्ल का निर्माण करती है। तो प्रथम स्टेप में, यदि हम इसके पहले स्टेप में देखें तो जब हम इसकी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या होगा? CH3 को वह किसमें कन्वर्ट कर देगा? COO ऋणायन में कन्वर्ट कर देगा। और अगली अभिक्रिया यानी जब हम इसकी अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में करते हैं तब ये अम्ल का निर्माण कर लेता है। कुछ उदाहरण ये देखिएगा। यदि बेंजीन रिंग से साइड चेन में एल्किल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना जुड़ा हुआ हो, वह क्या करता है? उसको अम्ल में परिवर्तित कर देगा। जब हम ऑक्सीकरण की क्रिया करेंगे तो वह अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा, इसमें CH2 CH2 CH3 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और क्या बन रहा है? बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार आप यहां देखेंगे CH3 CH3 जब हम इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं KMnO4 की उपस्थिति में तो क्या बन रहा है? बेंजोइक एसिड बन रहा है। अब आप देखते हैं C से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इस C के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हाइड्रोजन अति आवश्यक है। यदि हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये अभिक्रिया आगे नहीं होगी। ध्यान रखिएगा कि साइड चेन में जो कार्बन लगता है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। इसकी अगली अभिक्रिया है नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पहले एमाइड बनाएंगे और एमाइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तब यह अम्ल का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि इस अभिक्रिया को हमें यहीं रोकना है तो हम क्या करेंगे? जहां पर मृदु रिएक्शन होती है, मृदु रिएक्शन के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उन परिस्थितियों को यहां पर उत्पन्न करना पड़ेगा, तब जाके ये एमाइड पर रुकती है अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो ये सीधे अम्ल का निर्माण करेगी। ठीक है, कुछ उदाहरण और हैं इसके, जैसे एथेनामाइड। जब एथेनामाइड का हम जल अपघटन करते हैं या हम गर्म करते हैं
तब हमें क्या मिलता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। इसी प्रकार बेंजामाइड को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक अम्ल और अमोनिया बाहर निकलेगी। अगली अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूं याद रखने के लिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, ठीक है। तो हम RMGX बनाते हैं, यानी RX की क्रिया जब हम Mg के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, RMGX बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, किसकी की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब ये कार्बोक्सिल लवण का निर्माण करेगा। और जब इसका हम अम्लीय माध्यम में क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। यदि हम इसको क्रियाविधि के आधार पर देखें तो समझिएगा क्रियाविधि किस, ये देखिएगा, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एड्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इन द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द C double bond O move to the electronegative oxygen, creating an intermediate magnesium carboxylate complex। इसमें यानी क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो और CH3MgBr में, किसमें बेटा, CH3MgBr में ये जो CH3 रहेगा, इसका जो कार्बन है ये मैग्नीशियम की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्या होगा, Mg के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड रहता है हमारा, ये कहां शिफ्ट करेगा, कहां अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और MgBr जुड़ेगा इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। और जब इसकी अभिक्रिया हम अम्लीय माध्यम में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3COOH, जो कि क्या कहलाता है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ है, दिस इज द वर्क अप स्टेप, अ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, यानी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करते हैं। तो प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन, तो कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा और क्या क्रिएट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा ये फिर लास्ट में, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।